अकस्मात यिनीहरू आएर चाहिँ त्यसमा गाडीलाई फोडिदियो, यिनीहरूलाई पिटपिट गर्यो। उन लोगों का कहना था कि यहाँ पर डीजे क्यों बजाया, वो भी रात के 10 बजे। शायद वो लोग भूल चुका था कि वहीं पर है शिवजी का मंदिर भी। थोड़ी देर तक मारपीट चलता है, पत्थरबाजी होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही देर बाद पुलिस पहुंच जाता है। यहाँ पर देखो, जो पुलिस कोई मरने के बाद भी 4-5 घंटा हो जाता है लेकिन नहीं पहुंचता। लेकिन यहाँ पर प्लानिंग इतना सटीक था कि सिर्फ 10 मिनट में वहाँ पर पुलिस पहुंच जाता है। लेकिन तब तक यहाँ पर सब कुछ ठीक था। पुलिस दोनों तरफ समझाने के बजाय सिर्फ हिंदुओं पर ही लाठीचार्ज कर देता है। इसे देखकर पुलिस पर ही एलिगेशंस लगाना शुरू कर देता है कि पुलिस भी मुसलमानों के साथ मिला हुआ है। पुलिस को नेतृत्व में गोली चलेको छ, तो पुलिसलाई जवाब दिनुपर्छ, यहाँ किन गोली चल्यो। धीरे धीरे लोगों का भीड़ बढ़ता जाता है। यहाँ पर पुलिस टीयर गैस का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर पुलिस दूसरा मेथड का भी इस्तेमाल करता है, हवाई फायरिंग का, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं होता। थोड़ी ही देर बाद सशस्त्र सुरक्षा बल भी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन इसके बाद वहाँ पर जो होता है उसे देखकर पूरा देश के लोग दंग रह जाता है। दोनों फोर्स मिलकर ओपन फायर कर देता है उन लोगों पर। दोस्तों, ये कोई रबर का बुलेट नहीं था, बल्कि ये एक्चुअल बुलेट था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सिर्फ 60-70 लोगों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर सशस्त्र प्रहरी बल भी था और नेपाल पुलिस भी था, फिर सीधा लाइफ बुलेट को क्यों इस्तेमाल करना पड़ा। वहाँ के लोगों का कहना है कि सिर्फ 2 से 3 टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन भी वहाँ पर नहीं था। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के बजाय सीधा गोली मार दिया गया। नो वाटर कैनन, नो टीयर गैस, सीधा। यहीं से पता चलता है ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिमों के बीच द्वंद्व नहीं था, बल्कि इसके पीछे पूरी की पूरी फौज काम कर रहा था हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने के लिए। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इसके पीछे क्या है। जो आगे स्क्रीन पे दिख रहा है वो सच है, या फिर जो पीछे है किसी को बताया नहीं जाता वो है। जिहादी रवीना खातून और उसके पति जिहादी उमर खान ने सोशल मीडिया पर रवीना खातून की आईडी से खुली चुनौती दी। हिंदुओं को गोली मारने और बच्चों समेत सबको काट डालने की धमकियां दी जा रही हैं। मदरसा में पाकिस्तानी र बंगाली के मौलानाहरु आएर उहाँलाई सिकाउनुहुन्छ। जाको गोली ठेक देलकै, गोली मार्ला के बाद गोली ठेक देलकै। तपाईको बोलबमको मौसम छ, यतिखेर हामीले बाटो छेक्यौँ भने के हुन्छ। और आज से कुछ ही महीनों पहले श्रम संस्कृति पार्टी का एक सांसद आर्यन राय एक वीडियो बनाता है हिंदू और गाय को लेकर, जिसमें इसने ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण किया है जिसे सुनने के बाद दूसरे को तो छोड़ो, मुझे ही इन पर शक होने लगा ये इंसान वास्तव में नेपाली ही है। क्योंकि इस वीडियो में इसने कहा है कि हिंदुओं को गाय का मांस खाना चाहिए, गाय का मांस काट विदेश में एक्सपोर्ट करना चाहिए, इसको बिजनेस करना चाहिए नेपाल सरकार को। अहिले नेपालमा कम्तीमा गाई र गोरुलाई मात्रै प्रयोग गर्न सकियो भने नेपालमा करोडौं रुपैयाँ राजस्व से संकट। मतलब ऐसे मानसिकता के लोग आता कहाँ से हैं। और इतना ही नहीं, इसके हिसाब से मध्य प्रदेश में जितने भी लोग हैं वो नेपाली है ही नहीं,
वो सारे इंडियन और बिहारी है, चाहे वो यादव हो, चाहे क्षेत्रीय या फिर ब्राह्मण या फिर कोई भी जात हो, कुशवाहा भी हो, वो नेपाली है ही नहीं, इंडियन है। मतलब बेवकूफ़ी का भी कोई हद होता है। और इस इंसान का साथ देता है इसके ही पार्टी का अध्यक्ष हरकत समतांग, जो खुद भी एक हिंदू विरोधी है। इसने फेसबुक पर एक स्टेटस लिखा था कि हिंदुओं को गाय का मांस खाना चाहिए, गाय का मांस खाना सीखना चाहिए हिंदुओं को। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर एक और भी एलिगेशंस लगा है चर्च को लेकर। जब यह धरान का मेयर हुआ करता था, धरान में एक मंदिर है जहां पर लोग पूजा पाठ करता है, लेकिन यह हरके क्या करता है कि वहीं पर एक चर्च भी बना देता है। जब इस पर लोगों ने आवाज उठाया, विरोध किया, तब इसने उन लोगों पर ही एलिगेशंस लगा दिया कि तुम लोग नेपाली है ही नहीं, तुम लोग इंडियन हो। ऐसे लोगों के लिए एक कहावत है, जब सर पर भूत सवार हो तो इंजेक्शन और टेबलेट से ठीक नहीं होता, उसके लिए चप्पल जूता ही काम आता है। इसी के लिए ये इंसान जनकपुर जाने की बात करने लगता है। जब जनकपुर के लोगों को यह बात पता चलता है तो उसके पुगने से पहले ही वहाँ के लोग जानकी मंदिर पहुँच जाता है उसे रोकने के लिए। लेकिन वहाँ के लोग उन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता है, उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, हर मंदिर और हर मठ का एक सीमा होता है, एक रूल्स होता है। एग्जाम्पल में आप रामेश्वर नाथ मंदिर का ले लो, वहां पर सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकता है, दूसरा कोई भी रिलीजन का लोग नहीं प्रवेश कर सकता। सेम वैसे ही जनकपुर मंदिर का भी है, सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकता है। लेकिन ये लोग भी प्रवेश करता है, लेकिन ये लोग गाय खा करके गाय का बिजनेस करके आता है, इसीलिए प्रवेश नहीं करने दिया। यही चीज उन लोगों को बहुत बुरा लगा। जरा आप ही सोचो दोस्तों, जानकी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो मिथिलावासी का एक जीवन का हिस्सा है। हमारा धर्म और संस्कृति यहीं से शुरू होता है, तो किसी गाय खाने वाले को इस मंदिर में कैसे प्रवेश करने दिया जा सकता है। इसके कुछ ही देर बाद फेसबुक पर एक स्टेटस लिखता है कि जनकपुर सेफ प्लेस नहीं है। अगर आप सोचते हो जनकपुर विजिट करना तो जरा अच्छे से सोच लेना, क्योंकि वहां पर कुछ गुंडे बैठे हैं मारपीट करने के लिए। मतलब ऐसे मानसिकता के लोग सिर्फ पॉलिटिक्स में हो सकता है, इसके बाहर नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जिसे आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि इसने क्या बोला है और यह घटना क्यों हुआ है। और इसे सपोर्ट करने के लिए आता है रवीना खातून, जो श्रम संस्कृति पार्टी का ही कार्यकर्ता है। जब हरके को जनकपुर से भगाया गया तब इसने एक बात बोला था कि मूलवासी मंगोल और सारा मुस्लिम समुदाय मिलकर हिंदुओं को भगाने पर आ जाए तो सारा हिंदुओं को नेपाल छोड़कर इंडिया में भागना पड़ेगा। मूलवासी मंगोलहरु र मुस्लिम सिंगै समुदाय यदि सडकमा उत्रियो भने तिमीहरुको 12 बच्छ सब बिहार भाग्छ। जब इसको लोगों ने टिकटॉक पर रोस्ट करके समझाने की कोशिश किया तो इसका हस्बैंड टिकटॉक पर ही एक वीडियो डालता है जिसमें इसने साफ साफ कहा है कि जितने भी लोग मेरे वाइफ का वीडियो को रोस्ट कर रहा है उन सभी लोगों को मैं गोली मरवा दूंगा, चाहे जितने भी पैसे खर्च हो। उसके कुछ ही दिन बाद हिंदू और मुस्लिम के बीच क्लैश देखने को लिए मिलता है। जब हिंदू समुदाय के लोग करीब 4 बजे डीजे बजा करके निकलता है, 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक पूरी धूमधाम के साथ डीजे बजा करके नाच वाच करके शिवजी मंदिर के पास पहुंचता है। वहीं से निकलता है 50-60 लोग पूरी हाथ और हथियार के साथ और बोल बम जाने वाले यात्रियों पर अटैक कर देता है। खाली पाइप के मुसलमान सब बाल बच्चा मर महिला हाड़ी लोहिया फरसा दबिया जे जटे मिलले हमर हिंदू पर प्रहार करल के। और बोल बम जाने वाले सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है क्योंकि वहां पर सिर्फ 18 से 20 ही लोग थे हिंदू के ओर से। बाजार सुनसान रहे, बाजार खाली रहे, ते टाइम में अब 10-20 टा हमर युवक हिंदू के संख्या कम रहे। जैसे ही ये खबर फैलता है गांव के लोगों में सारे लोग इकट्ठा हो जाता है उन लोगों को बचाने के लिए, ना कि उन लोगों से लड़ने के लिए। थोड़ी ही देर बाद वहां पर पुलिस भी पहुंच जाता है। 9:30 बजे के करीब वहां पर सशस्त्र प्रहरी बल भी आ जाता है। सिचुएशन बिगड़ता देख 7 राउंड फायरिंग सशस्त्र प्रहरी बल द्वारा किया जाता है और 3 राउंड फायर नेपाल पुलिस द्वारा। लेकिन तभी अचानक से बिजली कट हो जाता है और तभी अचानक से रात के अंधेरे में गोली की आवाज गूंजने लगता है। 11 लोगों को वहीं पर गोली मार दिया जाता है, एक आदमी का तो वहीं पर मौत हो जाता है और 10 लोगों को वहीं पास के क्लिनिक में एडमिट किया जाता है। इस वक्त तक पूरे देश में खबर फैल चुका था। सारे लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर में गोली किसने चलाई?
मुस्लिम समुदाय की ओर से गोली चला या फिर पुलिस ने गोली चलाया। यह बात सोच ही रहा था कि दूसरे दिन एक और की मौत हो जाता है, जिसे देखकर पूरे सुनसरी जिले में आंदोलन शुरू हो जाता है। मस्जिद और मदरसों पर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। उन लोगों को शक था कि रात के अंधेरे में पुलिस तो गोली नहीं चला सकता, मुसलमानों ने ही गोली चलाया होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ के मस्जिद और मदरसों में रोहिंग्या मुस्लिम आता है नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन जब इस पर जांच किया गया तो वैसा कुछ भी नहीं सामने आया। और इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर बालन शाह भी यही बात कहता है फेसबुक पर कि मुसलमानों ने गोली नहीं मारा, पुलिस ने गोली मारा है। जब यही बात वहाँ के सीडीओ और डीएसपी से पूछा गया तो उन लोगों का कहना है कि गोली पुलिस ने नहीं चलाया। लेकिन प्रधानमंत्री ने बिना जांच के ही बता दिया कि गोली चलाने वाला पुलिस ही था। उसके दूसरे दिन ही एक और स्टूडेंट को गोली मार दिया जाता है। नाम था गणेश यादव। यह सिर्फ 15 वर्ष का था। 2 भाई स्कूल से पढ़कर घर की ओर जा रहा था। बड़े भाई पीछे था और छोटे भाई आगे। दोनों लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस में था। तभी पुलिस अचानक से छोटे भाई को गोली मार देता है। अगर यहाँ पर कर्फ्यू की वजह से गोली मारता तो पैर पे शूट करता, लेकिन पुलिस यहाँ पर छाती पर गोली मार रहा था, मानो कोई यहाँ पर पुलिस नहीं आतंकवादी हो जो धर्म देखकर गोली मार रहा हो। जैसे पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारा गया था। लेकिन एक चीज तो क्लियर था, पुलिस यहाँ पर प्रोटेस्ट को रोकने के लिए गोली नहीं चला रहा, बल्कि पूरे टेस्ट को और भी बड़ा बनाने के लिए गोली चला रहा था। इसे देखकर पूरे देश भर के हिंदू लोग आंदोलन करना शुरू कर देता है। सुनसरी से शुरू होता है, धीरे धीरे सिरहा, धनुषा, सरलाही, मोहतरी, विराटनगर तक ये फैल जाता है। उसके फिर से दूसरे दिन एक पंडित को मार दिया जाता है, मंदिर के पुजारी को पूरी गर्दन रेत कर मारा जाता है। जो मुस्लिम हिंदुओं का पूजा पाठ और पर्व त्योहार में शामिल होता था, जो हिंदू मुस्लिमों का मुहर्रम, ईद और रमजान में शामिल होता था, वो लोग आपस में क्यों लड़ेगा? इन लोगों को लड़वाने वाला पॉलिटिकल लोग होता है और लड़कर मरने वाला गरीब हिंदू और गरीब मुस्लिम होता है। और दोस्तों, ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बल्कि ये कई बार हो चुका है। 2016 नेपालगंज में, 2019 रौतहट में, 2021 जनकपुर में, 30 जुलाई 2023 और 6 सितंबर 2023 सरलाही में। ऐसे कई सारे लड़ाई झगड़े पहले भी हुआ है, 2016 से लेकर 2025 तक। और 2026 यानी कि इस बार नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा हिंदू और मुस्लिम के बीच द्वंद्व हुआ है। वो सोचता है कि जो शक अब पुलिस पर चला गया है फिर से हिंदू और मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन पुलिस यहाँ पर फिर से दूसरी गलती करता। वो मरने वाले को पुजारी घोषित करने के बजाय वो कहता है कि ये सिर्फ आम नागरिक था जिसे मारा गया, लेकिन मरने वाला तो कोई आदमी ही था। जब बाद में पूछा जाता है तो एक वहीं के व्यक्ति कहता है कि ये पुजारी ही था, लेकिन बड़ा पुजारी नहीं था, ये दूसरे गांव के था, यहाँ पर कमा के यहीं मंदिर पे पूजा पाठ करता था, यहीं पे सोता बैठता था। साधु तो है, वही में सुते छे, कोई शब्द वही मंदिर में सुते छे। लेकिन इस घटना के बारे में कई सारे लोगों को पहले से ही पता था। आज से 2 महीने पहले इंडिया का रॉ एजेंट लक्की बीच ने अपने ब्रॉडकास्ट में कहा था कि इलेक्शन के टाइम पर नेपाल में आईएसआई ने फंडिंग किया था। आपको नेपाल दूसरा पाकिस्तान नजर आएगा, आपको नेपाल दूसरा सीरिया नजर आएगा। यही इंसान है जब बालन शाह प्रधानमंत्री बनने वाला था उसके पहले ही कह दिया था कि नेपाल का अगला प्राइम मिनिस्टर बालन शाह होने वाला है। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर, अगले प्राइम मिनिस्टर बालन शाह नेपाल के है। और सेम वही होता है, बालन शाह प्रधानमंत्री बन भी जाता है। और ये ब्रॉडकास्ट ज्यादा दिन नहीं हुआ है, सिर्फ 2 महीने हुआ है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। और हर्ष सम्पान को जब जनकपुर से भगाया गया तब उसने कुछ ऐसा बोला था, अभी सावन का महीना चल रहा है, बोल बम जाने वाले लोगों को हम लोग भी मार सकता है। के अरे तपाईको बोल बम कोही मौसम छ, यतिखेर हामीले बाटो छेक्यौँ भने के हुन्छ? और सेम वैसे ही होता है, मरने वाला भी बोलबम का ही यात्री होता है, बोलबम जाने वाला ही लोग होता है, इसमें कोई दूसरा आदमी नहीं है मरने वाला। और तीसरा आदमी आता है नेपाल का आईजीपी, जिसने इस घटना से पहले ही बता दिया कि नेपाल में रोहिंग्या मुस्लिम बढ़ चुका है और इससे हम लोग को बहुत खतरा है, जो आप लोग खुद ही देख सकते हो। रोहिंग्या अलि बढी चर्चामा छ। त्यस्तै पाकिस्तानी भए, सोमालियाका भए, यही शरणार्थीहरू पनि सुरक्षा संवेदनशीलता उत्पन्न गर्ने किसिमका क्रियाकलाप, लागुवसतको कारोबार गरेको अवस्था, लागुवसत सहित बरामद व्यक्ति पक्राउ परेको अवस्था भएर उहाँहरू कारबाहीको दायरामा हुनुहुन्छ। लेकिन पता होने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से इतना ज्यादा ढीला दिया जाता है जिसको कोई सोच भी नहीं सकता है। अगर थोड़ी सी भी इसको गंभीरता से लिया होता तो शायद यह घटना नहीं होता। फिलहाल वहां पर होम मिनिस्टर जाकर के आंदोलन को रोक दिया है,
इसके वजह से जितने भी लोग जान गंवाए हैं उन सभी लोगों को शहीद घोषित करके 10-10 लाख रुपया देने का वादा किया है सरकार ने। इसके पीछे कौन कौन व्यक्ति शामिल है, कौन कौन पॉलिटिकल के लोग शामिल है, अब फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अगर इसका फाइनल रिपोर्ट सही नहीं आया तो आप लोग समझ जाना कि ये सरकार भी उसी में शामिल है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी जानने और समझने के लिए मिला हो तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तब तक के लिए जय नेपाल।